तो गाइज हमने देखा था कि लेबर फोर्स जो है वो 100 थी, एक एरिया की पॉपुलेशन जो थी मान लीजिए वो 100 थी। मैंने आपको वहाँ वो एग्जांपल दिया था जिसमें पॉपुलेशन 100 थी, और उन 100 लोगों में से, जब उस एरिया की पॉपुलेशन 100 लोगों की है, 20 लोग वो थे जो उम्र में बहुत कम थे, यानी बच्चे थे या रिटायर्ड लोग थे, बड़े हो गए थे, है ना, बुजुर्ग लोग थे, या वो लोग थे जो फिजिकली हैंडीकैप्ड थे। तो 20 लेस किया तो पीछे बचा था 80। उन 80 को हमने कहा था इन सब में एबिलिटी है काम करने की, लेकिन उन 80 में से 5 लोग ऐसे थे जो काम करने की विलिंगनेस नहीं रखते थे, अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड थे क्योंकि उनके पास खूब पैसा था या वो प्रिवेलिंग वेज रेट पे काम नहीं करना चाहते थे। तो वो 5 हमने हटा दिए, पीछे बचे थे 75। वो 75 किसका पार्ट था? हमारे लेबर फोर्स का पार्ट था। लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है? वो लोग जिनमें काम करने की एबिलिटी भी है और विलिंगनेस भी है। ठीक है, जो काम करने की एबिलिटी और विलिंगनेस दोनों रखते हैं। एक मिनट, लगता है जब नेट चला था कुछ बच्चों ने ट्राई किया होगा ज्वाइन करने का, मैं मैसेज डाल देता हूं उनको। तो एबिलिटी और विलिंगनेस है, अगर उन्हें काम मिल जाए, गेटिंग वर्क, तब हम बोलते थे उनको एम्प्लॉयड, और उन्हें काम नहीं मिलता तब हम उनको बोलते थे अनएम्प्लॉयड। ठीक है, ये बात हुई थी अपनी कि 75 में से 50 लोगों को तो काम मिल गया और बाकी बचे हुए 25 लोग जो हैं वो क्या रह गए? अनएम्प्लॉयड रह गए। ये 50 जॉब पे हैं और ये 25 जो हैं अनविलिंगली अनएम्प्लॉयड है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है उसके बाद समझाया था, फुल एम्प्लॉयमेंट, राइट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है इन सारे के सारे लोगों को अगर काम मिल जाए उसको हम क्या बोलेंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट। बट ये भी बताया था साथ में, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे 2 तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट होता है। बोल के बताओ कौन सा था वो? बिल्कुल, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। फ्रिक्शनल मतलब टेम्परेरीली आउट ऑफ जॉब होना, स्ट्रक्चरल मतलब इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदलने की वजह से आउट ऑफ जॉब हो गए वो। तो फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब हम इन सारे लोगों को काम दें। मतलब इस स्टेट का क्या मतलब है? अगर हमारे देश में लोग खाली बैठे हैं, बेले बैठे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बेटा कि इकोनॉमी जो है, उस इकोनॉमी के अंदर पूरे के पूरे जो रिसोर्सेज है वो यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, आइडल पड़े हैं, खाली पड़े हैं। ठीक, तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी अगली 3rd यूनिट आएगी उसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। बेसिकली ध्यान से देखिएगा, अगर आपने सारी क्लासेस ढंग से सुनी है तो आपको इसके सारे टूल्स पता है। मैं कह रहा हूं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है, और हम हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे। बच्चों मतलब समझे ना, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एक क्लास में बताया था आपको। मैं कह रहा हूं एडी और एएस बराबर है एट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। मतलब यह कि देश में इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है। ये यहां हमारा इक्विलिब्रियम हुआ इस पॉइंट पे। ये एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट सप्लाई है जिसका 45 डिग्री का एंगल है, और ये y1 लेवल पे हमारा इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूं AD इक्वल्स टू AS, यानी ये जो E वाला पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला ई पॉइंट। यानी हमारे देश में ऐसा मान लो ये 25 लोगों के ऊपर हमने समझा कि 25 लोग खाली बैठे हैं। अब अगर एडी इंक्रीज हो जाए, अब तक हमने एडी केवल इन्वेस्टमेंट बढ़ा के बढ़ाई थी, लेकिन अब इस चैप्टर में हम बड़ी पिक्चर देखेंगे, लार्ज पिक्चर कंसीडर करेंगे। समझना,
आपको इसी चैप्टर की शुरुआत में एडी के 4 कंपोनेंट बताए थे, सी था, आई था, और 2 कौन से थे? ये 2 तो हमने काम में लिए हैं, बोलो। सी, आई, और क्या आ रहा था? जी आ रहा था, और नेट एक्सपोर्ट्स आ रहा था। ठीक है, तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि अगर ये एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो इसके अपने कुछ रीजंस हो सकते हैं। मतलब कंजम्पशन बढ़ जाए, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, एक्सपोर्ट बढ़ जाए और इंपोर्ट कम हो जाए। ये सारी चीज़ें जब होती है तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है। और जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, और हम कहाँ पे हैं बच्चों, ध्यान से देखो, अनएम्प्लॉयड कंडीशन में। ये जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो कौन सा है बेटा? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। ठीक है, मैं इसको एक स्पेसिफिक नाम देता हूं, EU, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे है। यानी हमारे रिसोर्सेज आइडल पड़े हैं, खाली पड़े हैं, हम हमारी पूरी की पूरी पोटेंशियल को, पूरी की पूरी कैपेसिटी को यूज नहीं कर पाते और एडी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है अभी बात करेंगे एक एक पे, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं डायग्राम। अगर एडी बढ़ जाती है किसी भी रीजन से, नया एडी कर्व आ गया AD2, तो फॉरवर्ड ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर होगा। पिछले ही चैप्टर में बताया फॉरवर्ड ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर। तो ये हमारा नया EN, नया इक्विलिब्रियम हुआ। अब ये नया इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है हो भी सकता है। ठीक है, तो यहां क्या कंडीशन आई देखो, जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई तो डेफिनेटली हमारा इनकम बढ़ा, हमारा आउटपुट बढ़ा और हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। भाई ये सिचुएशन थी इकोनॉमी में कि लेबर फोर्स 75 का था, लेबर फोर्स का 1/3 यानी 75 का 1/3 यानी 25 लोग ऐसे थे। अब इसको करोड़ों में ले लो कि 75 करोड़ का लेबर फोर्स है। रियल में कितना है मुझे याद नहीं है, ढूंढना पड़ेगा नेट पे, बट हम एक बार के लिए एज्यूम करके समझते हैं कि देश में 75 करोड़ का लेबर फोर्स है, जिसमें से 1/3 यानी 25 करोड़ लोगों के पास काम नहीं है। 50 करोड़ लोग एम्प्लॉयड है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड है चाहे वो वेज एम्प्लॉयड है। समझते हो ना, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब खुद का कुछ काम करना, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। वेज एम्प्लॉयमेंट का मतलब मैं किसी के अंडर में जाके काम करूँ, जैसे जब मैं स्कूल जाके पढ़ाता हूँ वो वेज एम्प्लॉयमेंट हुआ। तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, वेज एम्प्लॉयड हो सकते हैं। और जो वेज एम्प्लॉयड होते हैं वो दोनों एरिया में हो सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो सकते हैं, प्राइवेट में। लेकिन 75 करोड़ का 1/3 यानी 25 करोड़ लोगों को काम नहीं मिला हुआ। अब सपोज करो देश में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है, तो ऐसा होने पर तुम क्या कहोगे? इन लोगों को काम मिलना शुरू होगा कि नहीं होगा? एग्री करते हो आप मेरे से? ये हुआ ना, आगे आउटपुट बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। तो जब एडी बढ़ेगी तो अब नया इक्विलिब्रियम यहाँ आएगा, नया एडी इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे। यानी कहने का मतलब आउटपुट रेज होगा, एम्प्लॉयमेंट रेज होगा और इनकम रेज होगी। ये तीनों के तीनों रेज हो जाएंगे, बढ़ेंगे। कोई कंफ्यूजन? अब कंक्लूजन सुनना गौर से। अगर हमारी इकोनॉमी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे है, EU का मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, तो अगर हमारी इकोनॉमी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे है और एडी बढ़ती है, तो बिकॉज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब हमारी इकोनॉमी में पोटेंशियल खाली पड़ा है, लोगों को काम नहीं मिला हुआ और अब उनको काम मिलने लगेगा। इसका मतलब देश का आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और इनकम लेवल तीनों के तीनों क्या होने वाले हैं? रेज होने वाले हैं, इंक्रीज होने वाले हैं। ठीक, अब मैं एक और कंडीशन पे बात करना चाहूंगा। अब ये 25 लोग वाला याद रखना है ना, जगह नहीं है मेरे पास, मेरे को मिटाना पड़ रहा है। एक और डायग्राम बनाते हैं अपने। यहां मैंने क्या कंडीशन ली है? AD इक्वल्स टू AS एट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और अब मैं ले रहा हूं AD इक्वल्स टू AS है इकोनॉमी में, और हम ऑलरेडी हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, ये एग्रीगेट सप्लाई है हैविंग 45 डिग्री एंगल विद द एक्सिस। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई का 45 डिग्री का एंगल। देखो यहां पे क्या लिया था अपन ने, यहां हमारा जो ये एडी आ रहा था ना, ये AU था एक तरह से, अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला। ठीक है, और ये जो इनकम थी हमारी, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली इनकम थी, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम था, और ये नई हमारी इनकम थी।
ठीक है, और हमने देखा कि देश के खाली पड़े लोगों को भी काम मिला, रिसोर्सेज जो है वो काम पे लगे। अब यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, एडीएफ बोला है, एडीएफ मतलब ये फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, इसलिए ये वाला हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है मैं इसको नाम देता हूं ईएफ। क्यों नाम दिया इसको ईएफ? क्योंकि एडी और एएस दोनों बराबर है एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब है बेटा जितने लोग थे अनएम्प्लॉयड सबको आपने काम दे दिया, कोई भी तरीके का नेचुरल रेट ऑफ कोई भी तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। और अब मान लीजिए एडी बढ़ जाए, एडी बढ़ने के पीछे यही रीजन है, तो ये एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, रेज हो जाती है। ये नया एडी कर्व आ गया। देखिए यहां तो क्या हुआ था, जब यहां एडी बढ़ी थी तब हमने कहा था एडी बढ़ने से फायदा हुआ क्योंकि जो लोग खाली पड़े थे उनको काम मिल गया, वो काम पे गए बिकॉज डिमांड ज्यादा थी। आप इक्विलिब्रियम पे थे और बाद में घटना क्या घटी, एडी बढ़ गया, डिमांड ज्यादा हो गई। तो डिमांड ज्यादा हुई तो खाली बैठे लोगों को काम मिला और उन्होंने ज्यादा डिमांड को पूरा किया काम करके। अब यहां आपको जवाब देना है कि हम ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब सारे लोग काम पे लगे हुए हैं। अब इकोनॉमी में आइडल कुछ भी नहीं पड़ा, और अब अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए तो बताओ कंक्लूजन क्या आएगा, क्या कंक्लूजन आएगा इकोनॉमी में? यहां तो कंक्लूजन क्या आया था इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन में हमने कहा कि सर आउटपुट भी बढ़ा, ठीक, और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा और इनकम भी बढ़ी, क्योंकि खाली पड़े थे लोग तो उन लोगों को काम मिलने पर उन्होंने आउटपुट बढ़ाया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने पर आउटपुट बढ़ा और इनकम बढ़ गई। ये अब यहां पे क्या होगा, जब आप अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे और एडी बढ़े तो ये कंक्लूजन आया। तो जब आप फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे हो और अचानक एडी बढ़ जाए तो बताइए क्या असर आएगा इकोनॉमी पे? नहीं, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का यहां कोई कनेक्शन नहीं है, वो नहीं बोलेंगे हम। हाँ, चीज़ों की रेट बढ़ जाएगी, ठीक है भाई। क्या सिचुएशन है, आपकी डिमांड बढ़ गई बट तुम्हारे पास चॉइस नहीं है सप्लाई बढ़ाने की, या तुम्हारे पास चॉइस नहीं है यहाँ से यहाँ आने की। सप्लाई पहले यहाँ सप्लाई पे थे, अब यहाँ सप्लाई नहीं कर सकते, तो इसमें तो कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? क्योंकि रिसोर्सेज आइडल पड़े थे, जो लोग खाली बैठे थे उनको हमने काम पे बुला लिया कि भैया इतने रिसोर्सेज देश के खाली पड़े हैं, इतना लेबर फोर्स बेरोजगार बैठा है, अनएम्प्लॉयड बैठा है, उन्हें काम पे बुला लो। तो लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से उन्होंने ज़्यादा काम किया, इकोनॉमी के लोगों ने आउटपुट बढ़ गया और इनकम बढ़ गया। लेकिन जब आप ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे होते हो और उस कंडीशन के अंदर ईएफ है, उस कंडीशन के अंदर इसको वाईएफ नाम दे देते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट। उस कंडीशन के अंदर अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है तो तुम क्या यहां से इस पॉइंट पे जा पाओगे क्या? यहां तो हुआ था बच्चों, फॉरवर्ड ऑपरेशन हुआ था कि नहीं हुआ था? ये देखो फॉरवर्ड ऑपरेशन हो रहा था, यहां तो E1 से EN पे जाना पॉसिबल था, YU से YN तक इनकम बढ़ सकती थी। हो सकता है ये फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाए, ठीक, लेकिन क्या यहां पॉसिबल है? क्या नहीं है पॉसिबल, ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट हो, यानी इससे आगे जरा भी नहीं जा सकते, यानी ये वाला गैप बना रहेगा। अब सिचुएशन क्या होगी, देखो ये एग्रीगेट सप्लाई कर रहा है, एग्रीगेट सप्लाई हो रही है इस पॉइंट पे, इसे हम नाम दे दो, और एग्रीगेट डिमांड है ये, तो सप्लाई तो हो गई इस इनकम लेवल पे, आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, एग्रीगेट डिमांड है इतनी और एग्रीगेट सप्लाई है इतनी और एग्रीगेट डिमांड बढ़ के इतनी हो गई, तो ये वाला गैप बना रहेगा, ठीक है। ये M से EF तक का गैप, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसको डॉटेड लाइन से बताना होगा आपको एग्जाम में। तो ये वाला गैप बना रहेगा, इस गैप को हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। क्या बोलते हैं हम इसको? इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं, क्योंकि आपके पास इस सप्लाई को यहां से, सप्लाई कर ये वाला है देखो,
सप्लाई बढ़ाने का आपके पास ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि लोग उस सिचुएशन के अंदर सारे के सारे काम पे लगे। यहाँ तो था स्कोप, क्योंकि आपने बेरोजगार लोगों को काम दे दिया, तो EU से आप EN पे आ गए, लेकिन वहाँ पे आप यहाँ से यहाँ जा नहीं सकते, तो ये आप हमेशा यहीं स्टक हो जाओगे, ये गैप बना रहेगा, इसको बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। तो जनरल प्राइस लेवल पे दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, और प्राइस क्या हो जाएंगे, प्राइसेस हाई होंगे, इंक्रीज होंगे। तो ये दो कंडीशन है तुम्हारे सामने, व्हेन वी आर इन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए। और जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे और एग्रीगेट डिमांड बढ़े, तो इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ना, वो कांस्टेंट रहना है, क्योंकि आप उसको बढ़ा नहीं सकते फुल एम्प्लॉयमेंट को, लेकिन देश में इन्फ्लेशनरी गैप आ जाएगा। पहले तो बताओ, इनमें कोई डाउट है आपको? तो कोई कंफ्यूजन किसी को भी? ये अगले चैप्टर जो तीसरा पार्ट है उसके तो सारा का सारा काम आने वाला है। कोई भी बेटा कंफ्यूजन हो ना आपको तो मुझे बोलो अभी, क्योंकि मैं इसके थोड़ी सी और आगे की बात बताता हूँ। हाँ बेटा, नहीं होती है, बट है ना, ऐसा होता है कि प्रैक्टिकली अगर हम बात करें ना, तो सरकार सारे लोगों को काम देने में वो उसकी पॉलिसीज जो होती है ना, वो कैपेबल नहीं होती है, सक्षम नहीं होती है गवर्नमेंट सारे लोगों को काम देने में। ठीक है, तो डिमांड बढ़ने के बावजूद भी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैपिटल, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अर्बनाइजेशन, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन सब की वजह से हम हमारे वो बेले बैठे 25 लोग थे ना, हम सबको काम नहीं दे पाते, और डिमांड बढ़ी भी रह जाती है और सप्लाई कम हुई भी रह जाती है और प्राइस हाई हो जाते हैं। यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं कीन्स की थियरी के अंदर, ये आइडियलिस्टिक कंडीशन है, मतलब ये मानकर चल रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर हम सबको काम दे सकते हैं, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। अब देखो प्रॉब्लम कैसी है, एक एग्जांपल देता हूं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम। पॉलिटिकल प्रॉब्लम का क्या मतलब हुआ, जैसे मैं कल न्यूज़ चैनल देख रहा था, आजकल मैं न्यूज़ जो सुनता हूं वो यूट्यूब पे सुनता हूं, क्योंकि जो हमारा मेन स्ट्रीम है वो तो सारा सुशांत सिंह के पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये फालतू बकवास बातें कर रहे हैं वो लोग, तो कोई भी रियल सिचुएशन बता नहीं रहा है। तो द वायर, द क्विंट, इस तरीके के जो लोग हैं वो अच्छी रियल जर्नलिज्म कर रहे हैं। तो वहाँ मैंने देखा कि बिहार की एक स्कूल है, एक कॉलेज है, मैं नाम भूल गया उसका, उसमें 12,000 लड़कियां पढ़ती है, 12,000 लड़कियों ने एडमिशन ले रखा है। वहाँ कमरे हैं सिर्फ 9, उन 9 कमरों में पढ़ाना भी है और एडमिनिस्ट्रेशन भी मैनेज करना है, और टीचर है सिर्फ 23। 12,000 लड़कियों में सिर्फ 23 फैकल्टीज है, और साइंस की तो एक भी फैकल्टी नहीं है। ये सिचुएशन है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हमारे देश के जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वहाँ बिहार से उस कॉलेज से जो लड़कियाँ निकल रही है, क्या उनमें कैपेबिलिटी हो पाएगी? क्या जवाब दो, नहीं हो पाएगी कैपेबिलिटी। जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रॉपर डेवलप हो नहीं पा रही है हमारी कंट्री के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है। ये तो था पॉलिटिकल रीजन। अब मैं आपको एक सोशल रीजन बताता हूँ। वो क्या है, जैसे हर्षा आपने क्वेश्चन पूछा, तो आप ही का एग्जाम्पल लेते हैं कि हर्षा आपने बहुत अच्छे से 12th में पढ़ाई की और आपका इंटरेस्ट रहा इकोनॉमिक्स में, आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में बहुत सारी क्वालिफिकेशन ले ली और खूब कैपेबिलिटी गेन कर ली। दैट मीन्स यू आर एबल टू वर्क कहीं पे भी। अब हुआ यूँ कि आपके रिश्ते की जब बात हुई तो आपके ससुराल वालों के पास बहुत सारा पैसा था, और आपके ससुराल वालों ने आपको ये कहा कि भैया हम तो काम नहीं करवाते अपने घर की औरतों को, हमारे पास खूब पैसा है, कि आप कितना कमा लोगे। जैसे तू इकोनॉमिक्स में बहुत बढ़िया थी और इकोनॉमिक्स की टीचर बनी, और तेरी सैलरी है मान ले 70,000 80,000, तो तेरे लिए तो वो बहुत है क्योंकि तूने खुद कमाया। अब तेरे ससुराल वाले कहते हैं कि भाई जॉब छोड़ना पड़ेगा, हमारे घर की औरतें लड़कियां जो है वो जॉब नहीं करती, ठीक है, भले आप 17,000 कमा रहे हो, हम यहाँ 10 लाख रुपया 5 लाख रुपया महीना कमा रहे, जरूरत क्या है तुम्हें काम करने की। ये एक सोशल फैक्टर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर है जिस वजह से हमारे पोटेंशियल होने के बावजूद भी वो या तो काम पे जा नहीं रहे, या वो अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, या पॉलिटिकल विल की कमी है, या हमने उनको ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं किया उनको हमने स्किल्स प्रोवाइड नहीं करवाए। तो ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं। तो जो तुम्हारी बात है वो बिल्कुल रेलेवेंट है, तुमने जो क्वेश्चन पूछा वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि सर ऐसा रियल में थोड़ा होता है कि सारे लोगों को काम मिले, नहीं, बट ऐसा तो हो सकता है ना। इसको फुल एम्प्लॉयमेंट मत बोल, यूं मान ले कि एडी और एएस इकोनॉमी की बराबर और लोगों को काम नहीं मिला हुआ और एडी बढ़ गई। अब अगर एडी जितनी बढ़ी है उतना का उतना तुम एग्रीगेट सप्लाई जैसा कि यहां कर पाए हो, तब तो जनरल प्राइस लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और कोई भी दूसरे रीजन की वजह से, चाहे वो सोशल फैक्टर है चाहे वो पॉलिटिकल फैक्टर है, तुम एडी उतनी नहीं बढ़ा पाते हो जितनी तुम एग्रीगेट सप्लाई उतनी नहीं बढ़ा पाते हो जितनी एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है। तो हमेशा गैप रहेगा ना एडी के और एएस के बीच में, हमेशा एडी ज़्यादा रहेगी और एएस कम रहेगी। तो जब डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो जनरल प्राइस लेवल हाई होते हैं।
ये जो मैंने एग्जांपल दिया ये तो था रियलिस्टिक एग्जांपल, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में कीन्स की थ्योरी में आइडियलिस्टिक कंडीशन है। आइडियलिस्टिक कंडीशन हम यूं पढ़ते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट में हैं और यहां स्टक हो गए, अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई तो अब जो है इन्फ्लेशनरी प्रेशर देखने को मिलेगा इकोनॉमी के अंदर। अब होता क्या है, इस इन्फ्लेशन हमारे देश में प्रैक्टिकली इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है, थोड़ा सा पॉलिसी चेंज की जाए और जिन लोगों को काम नहीं मिला उनको काम दे दीजिए, लेकिन हमारी मजबूरी होती है, हमारे पास कैपिटल नहीं है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल की बात करूं, हम चाइना का बहुत बॉयकॉट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट प्रेजेंट टाइम पीरियड के अंदर चाइना, ताइवान, है ना, यहाँ के हम प्रोडक्ट ही कंज्यूम करते हैं। जैसे इस क्लासरूम में मेरे पास यहाँ पे 2 ट्राईपोड लगे हुए हैं, दोनों चाइना के, पता लगा इंडियन ढंग के ट्राईपोड ही नहीं बना रहे। जो मैंने वेब कैमरा लगा रखा है वो चाइना का है, ठीक है। एक पोर्टेबल हार्ड डिस्क मंगवाई है मैंने, आज इतने सारे वीडियो बनाता हूँ, उसको रखने की जगह चाहिए, 5 TB की है वो, ठीक है, वो ताइवान के अंदर बनी हुई है। जो लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, जो ईयरबड्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बाहर से प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि हमारे पास कैपिटल नहीं है, रीज़न ये है हमारे पास साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है। साइंटिफिक टेम्परामेंट कब डेवलप होगा? जब हमारे कॉलेजेस और स्कूल्स का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, ठीक है। ऑक्सफोर्ड और की हम सिर्फ बात करते हैं, वैसा स्टैंडर्ड जब तक हम यहाँ नहीं देंगे तब तक साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं बढ़ेगा और इस तरीके के प्रोडक्ट डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो हमारे पास पोटेंशियल है बट उनको हम एबिलिटी नहीं दे पाते हैं बेचारों को, ठीक है। प्रॉपर अपॉर्चुनिटी तो बाद की बात है, पहला तो हम एबिलिटी नहीं दे पाते और अपॉर्चुनिटी भी नहीं दे पाते। तो ऐसी कंडीशन में खाली बैठे हैं लोग और ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर आना शुरू होता है। तो आपको रियल के साथ जोड़ना है तो बात अलग होगी, और आपको एक्चुअल जो हमारी स्टडी का पॉइंट है उसके हिसाब से बात अलग होगी। हर्षा बोल, समझ में आई बात? ओके, तो ये प्राइस को बढ़ाता है और ये इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाता है। अब सवाल ये उठता है, सर ये एडी जो है वो कैसे इंक्रीज हो सकता है, आप ये बता दो थोड़ा, तो हम उस पर बात करते हैं। कई रीजंस होते हैं एक्सेस डिमांड के। क्या लिखा है मैंने? एमपीसी इंक्रीज हो गया। क्या मतलब एमपीसी इंक्रीज होने का? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ गया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीसी मान लो 0.6 था, 0.6 मतलब मेरी इनकम अगर 100 रुपए से बढ़ती है तो 60 रुपए में खर्चे में लगाता हूं। अब एमपीसी इंक्रीज हो गया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज हुआ, 0.7 हो गया। अब मेरी 100 रुपए से इनकम बढ़ेगी तो मैं कंजम्पशन ज्यादा करूंगा ना, 70 रुपए का कंजम्पशन करूंगा। तो पहले 60 का कंजम्पशन कर रहा था, अब 70 का करने लगा। जब मैंने कंजम्पशन बढ़ाया तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ठीक है, दोनों जगह पे रीजन हो सकते हैं एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने के। ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट है इकोनॉमी के ऊपर कि हमारा इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। ये एक अच्छी बात नहीं है। अगर एवरेज प्राइस लेवल 3% तक बढ़ते हैं साल के तो कोई दिक्कत नहीं होती, 3 से 5% तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन 3 से 4, 4 से 5 होने लग जाए, प्राइसेस बढ़ने लग जाए, तो फिर वो मैंने आपको 11th क्लास में इंडेक्स नंबर वाले चैप्टर में पढ़ाया था, इंडेक्स में पढ़ाया था कि कैसे कैलकुलेशन की जाती है। तो 3% से 5% की तरफ प्राइसेस जाना शुरू होंगे ना तो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी इकोनॉमी के लिए। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, एक प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन। तो दोनों में ही एडी बढ़ रही है और दोनों में एडी बढ़ने के पीछे रीजन क्या है? यहाँ मैंने एरो नहीं बनाया, ये एडी बढ़ रही है, देखो दोनों में एडी बढ़ने के पीछे रीजन क्या हो सकता है? एमपीसी इंक्रीज हो गया, तो ऐसा हो सकता है। अब सवाल ये उठता है यहाँ पे कि सर एमपीसी क्यों इंक्रीज होगा? अब ये हमारे सब्जेक्ट मैटर से अलग बात हो गई, एमपीसी क्यों इंक्रीज होगा। मैं सिर्फ एक एग्जांपल से बताऊंगा। आप अपने पिताजी से पूछिएगा या अपने पेरेंट्स से या घर में जो बड़ा है उससे पूछिएगा कि आप हमारी उम्र में थे तो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसा था, तो वो ये कहेंगे कि हमारा एक लिमिटेड खर्चा हुआ करता था, 4-5 जोड़ी लिमिटेड ड्रेस हुआ करती थी, उसी में हम काम चलाते थे। और तुम जिस हिसाब से अभी बाहर रेस्टोरेंट में जाके खर्च करते हो, ठीक है, या घूमने में खर्च करते हो, ये सारी चीज़ें नहीं थी, बहुत लिमिटेड लाइफ जीते थे। लेकिन आज का जो आदमी है, मतलब आपके पिताजी का बचपन और आपके बचपन को कंपेयर करें तो मुझे बताओ एमपीसी किसका ज्यादा है, आपका या उनका? बोलो, आपका ज्यादा है। एग्री करते हो ना? तो टाइम के साथ साथ एमपीसी चेंज होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हमारा कल्चर चेंज होता है, हमारे सोचने के तरीके चेंज होते हैं। 2000 से पहले, ईयर 2000 से पहले हमारा पूरे साल का मोबाइल फ़ोन रिचार्ज और मोबाइल फ़ोन के नए इक्विपमेंट खरीदने का खर्चा क्या था? ना के बराबर था। लेकिन 2000, 2001, 2, 3 से रेवोल्यूशन शुरू हुआ, आज 2020 के अंदर बताओ एक घर का मोबाइल फ़ोन का खर्चा कितना ज़्यादा हो गया। ऑन एन एवरेज हर घर में 2 फ़ोन तो एक साल में खरीदे जा रहे हैं,
कम से कम 2 तो खरीदे ही जा रहे हैं। मतलब एक आम परिवार की बात कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा पुअर है उनकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, जैसे अब सड़कों पे बैठे भिखारी लोग हैं उनकी बात नहीं हो रही, बट एक काफ़ी बड़ा एक परसेंटेज आम आदमी जिसको बोलते हैं, तो 2 मोबाइल फ़ोन का खर्चा उसका हो रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन की बात करें तो एयर कंडीशनर बहुत कॉमन हो चुके हैं। 10-20 साल पहले लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप और एयर कंडीशनर ये हर किसी के घर में नहीं होते थे। इवन अगर हम बात करें दूरदर्शन की और रामायण जो शुरू में पहली बार आई थी, तो मोहल्ले में 2-3 घरों में ही टेलीविजन हुआ करता था और सारे मोहल्ले के लोग उन्हीं घरों में जाके वो टेलीविजन देखते थे। ये सिचुएशन थी। लेकिन आज क्या ये सिचुएशन है कि आज सिचुएशन ये घर में जितने कमरे हैं, नंबर ऑफ रूम्स है, उतने टेलीविजन है, उतने एयर कंडीशनर है। तो क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? हमने हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव किया है। भले ही हमें क्रेडिट पे पैसा लेके काम करना पड़े, लेकिन हमने लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव किया। दैट मीन्स अगर एमपीसी बढ़ती है तो ऑब्वियसली एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। मुझे ये बताइए, इन्वेस्टमेंट कौन सी 2 बातों पर डिपेंड करता था? एमईआई और दूसरा क्या था एमईआई के साथ? बोलो। आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये पूरी 25-30 लोग तो आते हैं क्लास में, 10 एक तो वैसे ही नहीं आते बच्चे, और जवाब देने वाले सिर्फ 1-2 होते हैं, बाकी सब गूंगे हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना, आरओआई के साथ इन्वेस्टमेंट का अपोजिट रिलेशन होता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ये देखो, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। तो यहां पे भी बढ़ सकती है और यहां पे भी बढ़ सकती है। यहां बढ़ेगी एग्रीगेट डिमांड तो ये सब बढ़ेंगे, और यहां एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे। ठीक है, फिर इस पे बात करते हैं। जी का मतलब होता है गवर्नमेंट के खर्चे। क्या होता है जी का मतलब? गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। तो अगर सरकार अपने एक्सपेंसेस बढ़ा देती है तब भी तो यही होगा। गवर्नमेंट के खर्चे अगर बढ़ते हैं तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अगर हमारे देश के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए तो ये एक्सपोर्ट अगर बढ़ेंगे, एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। अगर हमारे इंपोर्ट्स कम हो जाए, इंपोर्ट कम होने का मतलब अब जो हम बाहर से मंगा के जरूरत पूरी करते थे, अब वो जरूरत हम हमारे देश के लोग प्रोड्यूसर से बोलेंगे कि तुम हमारी जरूरत पूरी करो, तो हमारे इंपोर्ट कम हो गए। ये माइनस में ना, अगर ये कम होगा तो ये एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो 4 तो सीधे सीधे पॉइंट हो गए, सी, आई, जी एंड एक्सएम। और एक पॉइंट है कि गवर्नमेंट ने मान लीजिए टैक्स कम कर दिया। अगर गवर्नमेंट टैक्स कम कर देती है तो इस बात का क्या मतलब हुआ? तो जब गवर्नमेंट टैक्स को कम करेगी, इस बात का मतलब यह हुआ कि तुम्हारे पास डिस्पोज ऑफ करने के लिए काफी सारा पैसा बचेगा। मैंने क्या बताया था? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो होती है, कल एक न्यूमेरिकल में आया था ना, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है उसके 2 हिस्से होते हैं। एक होता है वो आप कंजम्पशन में लगाते हो, एक होता है वो सेविंग में लगाते हो। जैसे मान लो मैंने एक साल में 10 लाख रुपए कमाए, गवर्नमेंट कहती है 30% टैक्स दे दो, तो मैंने 30% टैक्स दिया। अब मेरे पास खर्च करने के लिए कितना अवेलेबल है? 7 लाख रुपए। लेकिन अब सरकार ने टैक्स कम कर दिया, सरकार कहती है 20% टैक्स दो। तो अब मेरे पास अगर 10 लाख की इनकम होती है तो खर्च करने के लिए कितना होगा? 8 लाख होगा। पहले 7 लाख खर्च कर सकता था, अब 8 लाख खर्च कर सकता हूं। दैट मीन्स टैक्स की इनकम अमाउंट कम होने पर कंजम्पशन के लिए या डिस्पोज ऑफ करने के लिए पैसा बढ़ जाता है। तो ऐसा होने पर एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाती है। ठीक, एक और बात बता रहा हूं, वो नीचे लिख रहा हूं, वहां जगह नहीं इसलिए। राइज इन मनी सप्लाई। वैसे तो ये बजट वाले चैप्टर और में बताते हैं बहुत वहाँ डिटेल में, राइज इन मनी सप्लाई कैसे। राइज इन मनी सप्लाई बाय डेफिसिट फाइनेंसिंग। देखो बजट में और डिटेल में समझ में आएगा, यहां एक बार ऊपर ऊपरी बता रहा हूं कि जब गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं और गवर्नमेंट की रिसिट कम होती है, ये गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन की बात हो रही है कि गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा है और गवर्नमेंट की रिसिट कम है, तब गवर्नमेंट क्या करती है? अपने घाटे को पूरा करने के लिए, तब गवर्नमेंट अपने घाटे को पूरा करने के लिए कई तरीके होते हैं। उसमें से एक तरीका होता है आरबीआई के पास जाए। वो सारे तरीके बताऊंगा वहाँ पे। उन सब तरीकों में एक तरीका होता है आरबीआई के पास जाए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, जो सारे बैंक का पापा जी है, ऐसा याद रखो। तो आरबीआई के पास जाए और उसको बोले यार पैसा नहीं है, नए नोट छाप के दे दो। उसके अपने प्रॉब्लम है, कॉन्सिक्वेंसेज है, पूरा प्रोसेस है, वो हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है। मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ, एडी क्यों बढ़ रही है।
तो गवर्नमेंट कहती है खर्चे कम पड़ रहे, खर्चे ज़्यादा हैं, रेवेन्यू कम है, कैसे खर्चे पूरा करें, नए नोट छाप के दो। तो आरबीआई नए नोट छाप के देती है। नए नोट छाप के देगी तो गवर्नमेंट उसको इन्फ्यूज़ करेगी इकोनॉमी में अपने प्रोजेक्ट्स और के ऊपर, तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा, मार्केट में ज़्यादा पैसा जाएगा तो मार्केट के अंदर डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर ये सिचुएशन है तो इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ये सिचुएशन है तो इन्फ्लेशनरी गैप आएगा। ऑब्वियसली मनी की वैल्यू कम होएगी। मनी की वैल्यू कम होने का मतलब इन्फ्लेशन ही होता है, ठीक है। जैसे अभी जो चाणक्य ने कहा कि मनी की वैल्यू कम हुई, उसको भी समझ लो। हम ये सोचते हैं कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही, भारत सरकार ही नोट छापती है तो हर किसी को 1-1 करोड़ रुपए छाप के दे दे, हर किसी को करोड़पति बना दो, तो क्या हमारे स्टेटस पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या कोई स्टेटस पे फर्क नहीं पड़ेगा। सबको 1 करोड़ रुपए छाप के दे दिए तो महंगाई बढ़नी है। एक चाय पीने जाओगे 10,000 रुपए की चाय मिलेगी, इकोनॉमिक्स की ट्यूशन करने जाओगे तो सर ने बोला 20 लाख रुपए ट्यूशन के हैं, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हो जाएगी क्योंकि सबके हाथ में पैसा पहुंच गया। तो जब जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, अगर उससे ज़्यादा पैसा आ जाए मार्केट में, तो ज़्यादा पैसा चेज करता है थोड़े गुड्स एंड सर्विसेज को, तो भाव बढ़ते हैं, प्राइस बढ़ते हैं। तो जब सरकार डेफिसिट फाइनेंसिंग का सहारा लेती है तो राइज इन मनी सप्लाई होती है, उस वजह से इन्फ्लेशनरी गैप हो सकता है या सिचुएशन होती है। अब देखो ध्यान से, अगर अब मैं बता रहा हूं रिवर्स करेक्ट करने के तरीके। अगर इस सिचुएशन में है हम, तब तो गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग का सहारा ले सकती है जरूरत पड़ने पर। लेकिन अगर इस सिचुएशन में हो ना, तो कभी भी उस देश की गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग का सहारा नहीं लेगी, क्योंकि वो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ऑलरेडी इन्फ्लेशन में हो, ठीक, और नोट छपवा लिए तो इन्फ्लेशनरी गैप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप अगर इस सिचुएशन में हैं तो गवर्नमेंट इसका सपोर्ट ले सकती है, बट अगर इस सिचुएशन में हो तो गवर्नमेंट अपने घाटे को पूरा करने के लिए कभी भी डेफिसिट फाइनेंसिंग वाले ऑप्शन को चूज नहीं करेगी। देखो आज मैं जो भी बता रहा हूं वो एक तरह से बेसिक फ्रेमवर्क है अगला चैप्टर समझने के लिए। अगर आप की एग्रीगेट डिमांड हाई है और उससे इन्फ्लेशन जैसी प्रॉब्लम हो रही है, इसे कम करो, इन्फ्लेशन वाली प्रॉब्लम को कम करो, इस एडी को वापस कम करो। इस गैप की वजह से ही तो इन्फ्लेशन हुआ है, इसे कम करो। तो क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को टैक्स बढ़ा देना चाहिए लोगों पे। टैक्स बढ़ेगा तो डिस्पोज ऑफ करने के लिए पैसा क्या हो जाएगा? कम। क्या करना चाहिए सरकार को? टैक्सेशन को इंक्रीज कर देना चाहिए। और टैक्स जब बढ़ेगा तो क्या इंपैक्ट आएगा? जब टैक्स बढ़ेगा तो लोग कम खर्च करेंगे, लोग कम खर्च करेंगे तो ये कंजम्पशन कम होगा, कंजम्पशन कम होगा तो एडी कम होगी, एडी कम होते ही इन्फ्लेशन वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सरकार को ऐसे एफर्ट करने चाहिए या ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए कि आरओआई क्या हो जाए? हाई हो जाए। अगर इन्फ्लेशन में है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करो? बढ़ा दो, ताकि इन्वेस्टमेंट क्या हो जाए? कम, और एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सरकार अपने बजट में इन्फ्लेशनरी गैप में खर्चों को फिर कम रखने की कोशिश करेगी। सरकार चाहेगी कि जितने भी जरूरत के खर्चे हैं, हम सिर्फ जो रिक्वायर्ड खर्चे के हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो सरकार उन सारे खर्चों को तो रखेगी, बाकी दूसरे खर्चे जो अनअवॉइडेबल जो अवॉइडेबल है उसको। अगर आपकी डिमांड बढ़ी हुई है तो आप ऐसी पॉलिसी लाओ जिसको इसका रिवर्स हो जाए। एक्सपोर्ट कम हो जाने चाहिए तो एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स बढ़ा दो, ठीक है, उससे हमारा एक्सपोर्ट कम होंगे, एक्सपोर्ट कम होंगे तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी। सरकार को इंपोर्ट बढ़ा देने चाहिए, ठीक है, दूसरे कंट्री से खरीद लो जहाँ से ज़्यादा सस्ता है, इंपोर्ट बढ़ा दो। इंपोर्ट बढ़ाओगे तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी और इस इन्फ्लेशनरी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। बोलो भैया, बात समझ आएगी आपको? राइज इन मनी सप्लाई का मतलब क्या हुआ? कि सरकार पैसा ले रही है कुछ प्रोजेक्ट्स पूरे करने के लिए, तो सरकार उसको खर्च कर रही है कि नहीं कर रही है इकोनॉमी में? जैसे सरकार ने कहा कि हमें 20,000 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा जरूरत है, आप छाप के दो, आरबीआई ने छाप के दिए। अब सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए इकोनॉमी में तो डाले, अपने पास थोड़े रख रही है, अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए इन सब में लगा रही है। तो जब ऐसा गवर्नमेंट करती है तो इकोनॉमी में पैसा आया कि नहीं आया? इन्फ्यूज हुआ कि नहीं हुआ पैसा? आज सरकार का एक प्रोजेक्ट है 100 करोड़ का, कोई भी मान लीजिए कोई म्यूजियम बनाना है, कोई लाइब्रेरी बनानी है या कोई सड़क बनानी है, तो वो जो पैसा है लोगों की तो जेब में ही जा रहा है ना, इनकम की फॉर्म में, तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? उससे बढ़ेगी। समझे बात को? और बोलिए। कोई भी डाउट है तो बोलिए भाई। इंपोर्ट खाली गवर्नमेंट थोड़े करती है, इतना बड़ा बिजनेस हो रहा है हमारे देश में, ये अमेजॉन, फ्लिप। देखो बड़ी गजब की बात है, कल मेरे दिमाग में आया कि एक इंडिया के बाहर की कंपनी, इंडिया के बाहर की कंपनी का बना हुआ प्रोडक्ट हम इंडिया वालों को बेच देती है।
समझ रहे हैं, इंपोर्ट ही तो हो रहे हैं चीज़ें। तो इंपोर्ट खाली गवर्नमेंट थोड़े करती है, इंपोर्ट मैंने गवर्नमेंट के इंपोर्ट थोड़े बोले, ओवरऑल इंपोर्ट। कितने लोग हैं जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है, कितनी सारी चीज़ें जो इंपोर्ट करते हैं। सिंपल सी बात है ना। अभी आर्सेनिक एल्बम करके एक दवाई बहुत चली है कोरोना के अंदर, इम्यूनिटी बूस्टअप करती है, होम्योपैथिक दवाई है। आप लेने जाओ उसको, मेड इन जर्मनी, उस पर लिखा हुआ होता है इंपोर्टेड बाय। मैंने कल ताइवान की जो वो प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, पोर्टेबल हार्ड डिस्क, उसमें भी लिखा हुआ, उसमें ये नहीं लिखा हुआ मैन्युफैक्चर्ड बाय, किसी इंडियन का नाम नहीं, मैन्युफैक्चर्ड बाय कोई ताइवान की कंपनी है, लेकिन लिखा है इंपोर्टेड बाय। तो इतनी सारी चीज़ें इंपोर्ट होती है। तो इंपोर्ट को बढ़ाओ। इंपोर्ट को कैसे बढ़ाओगे? इस सिचुएशन में इंपोर्ट को बढ़ाओ टैक्स वैक्स को कम करके, ठीक है। या यूं देख लो कि ये प्रोडक्ट हमारे देश के अंदर महंगा है और इस देश में सस्ता मिलता है। नॉर्मल वेजिटेबल्स के साथ ऐसा हो सकता है और दूसरे गुड्स के साथ ऐसा हो सकता है। क्या आज तक समझ आई बात? और बोलिए। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों को मजा आए नहीं आए वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत काम का है। तुम्हें स्टेबल बनाता है इकोनॉमिक पॉलिसीज को समझने में। कोई भी सरकार तुम्हारा काट ना सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का नॉलेज होगा तो तुम क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो और तुम पता लगा सकते हो कि ये बेवकूफ़ बना रही गवर्नमेंट और ये इस तरह से, ठीक है। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।